सारे वायदे किए, केंद्र सरकार ने भी किए, प्रदेश ने भी किए, न केंद्र सरकार पूरे कर पाई उन वादों को जो बार बार लोग गिनाते हैं, जिनके बारे में कितने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपको महंगाई कम करेंगे, एमएसपी देंगे, किसान की सुविधाओं का समाधान करेंगे, उसकी परिश्रम का उचित जो है ना मुआवजा है और उसकी परिश्रम का जो प्राइस है वो मिलेगी। लेकिन सब बातें निराश होकर के प्रदेश सरकार के ऊपर आ गई। आज पूरा प्रदेश कर्जे से चला हुआ है। जो 1966 से लेकर के जब से हरियाणा बना तब से 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो हरियाणा का कर्जा था वो और आज हरियाणा का ही 9 साल के अंदर जो कर्जा है वो जब आप देखेंगे तो स्वयं पता लग जाएगा कि सरकार का विजन क्या है। 3 से 4 गुना कर्जा बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी। यहाँ से उद्योगों ने प्लान किया है, बहुत बड़े उद्योग यहाँ आए नहीं है। रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी बढ़ी है आपकी, महंगाई आपकी बढ़ी है, जीडीपी आपकी घटी है। जहाँ तक विकास आता है अपने क्षेत्र का, जिले का, हम जब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में कांग्रेस की सत्ता थी तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कितने विश्वविद्यालय बने, जिनमें सौभाग्य से महेंद्रगढ़ भी इनमें से एक है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, रेवाड़ी के अंदर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आई, गुड़गांव के अंदर आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी आई। लेकिन डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिर्फ 4 दीवारी है, जबकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो और सोनिया जी यूपीए की चेयरमैन थी वो, AK एंटनी जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे वो, और उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे वो, उन्होंने मंच पर बैठ करके और ये कहा था कि अब ये डिफेंस यूनिवर्सिटी बन गई है जो पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र अगर कोई है तो वो हरियाणा को माना जाता है। और हर किसान और जवान की भाषा जो बोली गई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग इस डिफेंस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर स्थापन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, आज भर्ती की बात देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई। यूनिवर्सिटी में तो एक 4 दीवारी का वाला कुछ नहीं, सरकार ने रेगुलर जो फौज की भर्ती थी उसको भी बंद करके अग्निवीर की स्कीम दे दी, और जिसका आप परिणाम देख रहे हैं कि अभी एक जवान के साथ क्या हुआ। जब वो उसकी डेड बॉडी घर पे आई तो जो उसके सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, बल्कि एक निराशा युवाओं के अंदर आई कि हम 4 साल इतने लंबे समय तक एक परिश्रम भी करें और फिर हो सकता है कि 75% के अंदर हमारा नंबर आ जाएगा तो हमारा भविष्य क्या होगा। ये कौन सा विजन है? राव साहब, खास तौर से हम राव दान सिंह की शख्सियत की बात करें, अगर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक अवामी नेता के तौर पर, तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुड्डा सरकार में आप मंत्री भी रहे। अपने हलके में महेंद्रगढ़ में वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपने की और जो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले हर चुनाव में लोग याद रखेंगे और आपके किए गए ये काम आपकी ताकत बनकर आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो बात बताना चाहता हूँ, जो न केवल हरियाणा के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक थी कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक मिली हरियाणा को, जिसका स्थापना महेंद्रगढ़ के अंदर हुई। दूसरा, हमारे यहाँ पर मिगनी सेक्टेड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, फ्लाईओवर, महिला महाविद्यालय और 9 कॉलेजेस जो डिग्री कॉलेजेस हैं प्राइवेट उनका, और कितने ही स्कूल। आज महेंद्रगढ़ एक तरह से शिक्षा का हब बन चुका है। मेरा अगला सवाल काफी ज्यादा अहम है राव साहब। जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तब राहुल गांधी के साथ साथ हुड्डा परिवार के साथ जो कांग्रेस नेता कदम कदम पर साथ साथ नजर आया उसे लोग राव दान सिंह के नाम से जानते हैं। और बिलाशुबा भारत जोड़ो यात्रा ने, इस पूरे साथ ने, इस पूरे सफर ने आपका कद न सिर्फ हरियाणा में बढ़ाया, लोगों के बीच बढ़ाया, बल्कि पार्टी में भी आपका कद बढ़ा। तो राव दान सिंह को क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का वो सफर जो अहिरवाल बेल्ट में कमजोर खुद को कांग्रेस अब समझती है, ये आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये सूरत हाल है, तो क्या लगता है कि साउथ हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा, बेनिफिट राव दान सिंह दिलवा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आपने किया है, ये निश्चित तौर पे हर कार्यकर्ता, न केवल कांग्रेस का बल्कि हिंदुस्तान का नौजवान मानेगा कि जब से राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की शुभारंभ किया था,
तब लोगों को बहुत सारी इस तरह की शक शुबह थे कि राहुल जी ने इतनी बड़ी योजना की घोषणा कर दी है, किस तरह से संभव हो पाएगा, ये 3, 4, 5 दिन चलेंगे, शायद उसके बाद में फिर इसमें रेस्ट और बीच में गैप दे देंगे। लेकिन राहुल जी बड़े दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्य के अंदर लगे और उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि मैं जो निश्चित करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, उसे संपूर्ण करता हूँ। और उसका परिणाम आपने देखा। कर्नाटक से गुजरे थे तो कर्नाटक में विजय हासिल की। हम हिमाचल प्रदेश के एक ही जिले के एक पार्ट से गुजरे थे, हिमाचल में सरकार बनी। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जब ये 5 स्टेटों का चुनाव आएगा, फिर आप याद करना इस बात को, हम 5 स्टेटों के अंदर फिर दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भारत जोड़ो का परिणाम है। जहां तक रहा सवाल दक्षिणी हरियाणा का, देखिए वो बात आज से 10 साल पहले की थी, जब दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये कहा जाता था कि कांग्रेस का नहीं या भाजपा का एक वर्चस्व हो गया है। अब लोगों ने एहसास कर लिया है और उनके मन के अंदर ये बात आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो कहते हैं उसको संपूर्ण नहीं करते, हम जो कहते हैं उसको पूर्ण करते हैं। जैसे कि आज राहुल जी ने कहा है कि राजस्थान ने जो ओपीएस की स्कीम लागू की है, हमारी सरकार कांग्रेस की जिस दिन आएगी, हरियाणा के अंदर भी ओपीएस लागू होगा, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। ये सारी बातें भारत जोड़ो के माध्यम से हर भाई को, हर जाति को, हर क्षेत्र को, धर्म को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, न कि ये एक दूसरे को बांटने का। भारतीय जनता पार्टी की नीति रहती है कि आप उनके अंदर बांटो और राज करो। अंग्रेजों का राज था, उसी नीति पर चले हैं। इसलिए मैं ही समझता हूँ हमें आज इस देश को अब मजबूत बनाना है। एक तरफ से तो माननीय प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हमारी जीडीपी नीचे जा रही है, हैंगर रेट के अंदर हम 111 नंबर पे आए हैं। तो आप किस तरह से इस देश की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी स्थापित कर पाएंगे? हिंदू मुस्लिम के आपस में मतभेद है, हम 5 चारों धर्म मिलाकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की जंगे आज़ादी में रहे और देश को आज़ाद कराया। उस समय हमने कभी नहीं देखा कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, और हम सब ने मिल करके ताकत लगाई और हमने आज़ादी हासिल की। आज फिर ज़रूरत है हम सब फिर इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के हम इस देश को ताकत दें, प्रदेश को ताकत दें। राहुल जी ने जो अपना सूत्र अपनाया है, उनका मकसद सत्ता में आना नहीं है, उनका मकसद इस देश को फिर से संगठित करके आगे बढ़ाना है। कई सवाल आपने मेरे जहन में पैदा कर दिए राव साहब अभी तमाम बातें बोलकर। एक तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमेशा से ये देश हर जात, हर बिरादरी, हर मजहब की यकजहती और एकता के लिए जाना जाता है और सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक शुबा नहीं। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने बड़ा असर डाला है चुनाव पर भी। बहुत अच्छी बात है कि पीछे कई राज्यों में आप लोगों ने चुनाव जीता है, लेकिन एक और हथियार का इस्तेमाल किया आपने जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचा, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। आपने खुद अभी उसका भी जिक्र किया। लेकिन आपके सियासी विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस ने शायद बगैर सोचे समझे, शायद बगैर किसी होमवर्क के ओपीएस की बात की, लोगों के बीच में जाकर चुनाव का प्रचार किया। क्या कांग्रेस ने ये कभी सोचा कि उसके लिए बजट मैनेजमेंट कैसा होगा? उसके लिए उनके पास एक दलील ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ओपीएस लाया गया, इसीलिए आपदा के वक्त में 50% से ज़्यादा बजट तो उसी में चला गया है। ऐसा अगर नहीं होता तो फिर अब राहत पैकेज के लिए बार बार केंद्र के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता राज्य सरकार को। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो आपने बात की ओपीएस में, उसमें ये एक इशू नहीं है कि ओपीएस घोषित कर दिया इसलिए उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वो दुर्भाग्य से जो प्राकृतिक आपदा वहाँ पर आई है, उससे हर जिला डिस्टर्ब हो गया। इवन हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भूस्खलन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टूरिज्म का सबसे बेसिक उनका एक प्रोफेशन था, वो वहाँ पर उनका लॉस हुआ है। उन सब बातों की वजह से उन लोगों को परेशानी आई है। बाकी ओपीएस का पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों ने सराहना की है, न केवल कांग्रेस ने बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी इस बात को पंजाब में लागू करने की बात कही है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सर्विस करके ये समझता है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं शांति से अपनी पेंशन के सहारे अपना जीवन बिताऊंगा, या तो मेरे बच्चों को सुरक्षा देनी होगी तो वो दूंगा, वरना अगर वो सेटल हो गए हैं तो मैं अपने चैन से अपने बीवी के साथ में अच्छी बसर करूंगा। और जब उसे पता लगे कि आप इस तारीख को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आपकी ओल्ड एज पेंशन की यानी पेंशन भी नहीं है, तो वो एक निराशा के उसमें चला जाता है।
इसलिए आम आदमी ने महसूस किया है, और इसी बात को दोबारा से कांग्रेस ने एनालाइज करके इसको लागू करने की बात कही है। कांग्रेस कभी भी बिना सोचे समझे किसी स्कीम की लागू करने की बात नहीं कहती। हमने 500 रुपये के सिलेंडर राजस्थान में देने की बात कही, वो भी सोच के कही है। ओपीएस की बात कही है, हमने वो भी सोच के कही है। अब हरियाणा की अगर आप बात करेंगे तो हमने ओल्ड एज पेंशन के लिए भी कहा है कि कांग्रेस जिस दिन सत्ता में आएगी तो 6000 पेंशन देंगे, वो भी सोच के कह रहे हैं। तो आप निश्चित रहिए इस बात से, कांग्रेस को राज करना आता है, उन्होंने राज किया है। निश्चित तौर पे आपके द्वारा बताई हुई बातों के ऊपर ध्यान करेंगे कि पूरे बजट की व्यवस्था करके उसके बाद योजनाओं को लागू करने की बात कहेंगे। राव साहब, एक और अहम सवाल है मेरा आपसे, ये भी काफ़ी अहम है। अभी हुड्डा साहब ने 4 डिप्टी सीएम का जिक्र किया था अभी हाल ही में, और उनका ये बयान काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, और कांग्रेस के सारे सियासी विरोधियों ने इस पर अपने अपने तरीके से कमेंट भी किया, तज़किरा भी किया। हुड्डा साहब ने 3 डिप्टी सीएम्स की बिरादरी का, उनकी जाति का जिक्र किया, चौथी का जिक्र नहीं किया। क्या चौथे डिप्टी सीएम अहिरवाल से हो सकते हैं? क्या हरियाणा के चौथे डिप्टी सीएम राव दान सिंह हो सकते हैं? देखिए, ये फैसला तो पार्टी हाईकमांड का है। मैं आपको सत्य बताऊं, या जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका है कि वो किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस का सभी जातियों को साथ लेकर के एकजुटता के साथ आगे आने का कार्यक्रम है। इस उपलक्ष्य को लेकर के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को कहा है कि समाज के अंदर जो अग्रणीय जातियां हैं वो आगे चल रही हैं, अगर 1-2 व्यक्ति पिछड़ता भी है उसको भी सम्मान दे करके हम आगे बढ़ाएंगे और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हकीकत में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए हम लोग कभी नहीं कहते, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कहते हैं, लेकिन ये उनके सम्मान स्वरूप बात है। तो जो डिजर्विंग होगा उनको दे दिया जाएगा, इसमें क्या दो राय है। अभी आपके हिंदुस्तान में ही उदाहरण है कि आपके इसके आंध्र प्रदेश के अंदर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। राव साहब, ये सवाल भी मेरा काफ़ी अहम है। जाहिर है जब हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो इन दिनों प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दे जोर शोर से गरमा रहे हैं उन्हीं पर बात करेंगे। कांग्रेस कई बार अपनी ही वजह से परेशानियों में घिर रही है। बेशक आप इनकार करेंगे, मुझे यकीन है अभी भी इस बात पर कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस कोई खेमों में नहीं बटी हुई है। लेकिन ये सारी बयानबाजियाँ, ये सारी कोशिशें जो कांग्रेस के अलग अलग गुटों की तरफ से की जाती हैं वो विधानसभा चुनाव तक ही सीमित है, विधानसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही सीमित है। लेकिन राहुल गांधी का विजन बड़ा है, वो हमेशा मोदी सरकार को हटाने की बात करते हैं, वो हमेशा देश में केंद्र में सरकार बनाने की बात करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अगर पार्टी ने राव दान सिंह पर भरोसा जताया इस बात को लेकर कि राव दान सिंह लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो क्या राव दान सिंह तैयार है इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। अगर पार्टी का आदेश होगा तो 100% तैयार है। जो आदेश, हम तो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो पार्टी की तरफ से आदेश होगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये यकीन क्यों है राव साहब, आपको इतना यकीन क्यों है कि आप इस जिम्मेदारी को भी संभालेंगे? नहीं, यकीन तो आदमी परिश्रम करता है और परिश्रम के सहारे कह सकता है कि मुझे इतना विश्वास है कि मैं इसको कर दूंगा। और कहा भी जाता है, मैं आई बीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो उसमें नेपोलियन था, वो कहता था नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड यू मेक सिंसियर एफर्ट्स, एंड आई ऑलवेज मेक माई सिंसियर एफर्ट्स। इसलिए मुझे विश्वास। सही कहा आपने, आप काम करके फिर नतीजे की फिक्र नहीं करते हैं अगर, और यही सोचे तो फिर कोई काम मुश्किल होता नहीं है। वैसे भी कहते हैं कि सियासत में तो कुछ भी असंभव है नहीं, और ना ही सियासत में आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अनसर्टेन सी चीज़ है। राव साहब, जिस हल्के से आप विधायक हैं, सालों से वहाँ कभी आप और कभी रामविलास शर्मा जी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, लेकिन 2019 में एक धमाकेदार एंट्री हुई संदीप सिंह के रूप में, और उन्होंने बहुत कम मार्जिन से शिकस्त पाई थी। रामविलास शर्मा जी से तो 3000 वोट पीछे थे, आपसे 13000 वोट ही पीछे थे वो। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में इस तरह की कोई और धमाकेदार एंट्री हो सकती है, या फिर इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं हरियाणा की जनता को कि राव दान सिंह किसको बड़ा चैलेंज मानते हैं, रामविलास शर्मा को या संदीप सिंह को? देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात आती है तो कोई भी इलेक्शन होता है वो चैलेंज भरा रहता है। मैं न कभी और कॉन्फिडेंस में पहले था न मैं आज हूँ। रहा सवाल प्रजातंत्र में प्रत्याशी और उम्मीदवार सामने होने का, ये सब के लिए खुला है।
कोई भी आदमी प्रजातंत्र इसे ही कहते हैं, जब समझता है कि मैं लड़ सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ तो उसे अपने प्रयास जरूर करने चाहिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो परसेप्शन पीछे जिनका था वो वहीं समाप्त हो गया और निश्चित तौर पे यहाँ से सारी सीटों के ऊपर कांग्रेस विजय होने जा रही है। कहीं किसी दूसरे को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन राव साहब, जिस गुटबाजी का जिक्र मैंने किया था वो आप लोगों को मुश्किल में डाल रही है, और मुझे लगता है कि जो एक अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस करती आ रही थी, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने जमीन पर वापसी की थी बड़े पैमाने पर, तो मुझे और मेरे साथ साथ तमाम पत्रकारों को ये लगता है कि शायद कांग्रेस को नुकसान बड़े पैमाने पर हो सकता है इस गुटबाजी। कहाँ पे? गुटबाजी का नुकसान हो सकता है आपको? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब परिवार बड़ा होता है तो हर आदमी के अपने विचार होते हैं। हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं है। विचार भिन्न है, मतभेद नहीं है। इसलिए हमारा नेता एक है, राहुल गांधी। जब वो सबको डायरेक्शन देते हैं, पूरी पार्टी उनका अनुसरण करती है, तो ये सब बातें नीचे की है, इसमें कोई बात नहीं। जिस दिन फैसला आएगा आप देखेंगे एकजुटता आपको स्पष्ट नजर आएगी। कहीं उन्होंने राज किया भी है, करना भी जानते हैं, समस्याएं आती भी हैं, उनका समाधान भी जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत कहीं भी आएगी, और हर आदमी को प्रयास करना चाहिए, करता है वो करेगा भी। तो हरियाणा की जनता ने अगर आपको और आपकी पार्टी को इस बार मौका दिया तो कौन से ऐसे बड़े काम है, कौन सा ऐसा बड़ा विजन है जिस पर काम करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा विजन तो हमारा ये है बेरोजगारी खत्म करना, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरा हुआ है हमारे नौजवानों का भविष्य। हमें सबसे पहले सरकार जैसे स्थापित होती है, हम मेहनत करके किस तरह से सिस्टम को ठीक किया जाए, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, उसके ऊपर आया। दूसरी बात आती है महंगाई, जो आम आदमी को मारती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कोई रहता है तो गरीब आदमी रहता है। उसको 2 वक्त की रोटी किस तरह से मिले ये देखेंगे। तीसरा है, प्रदेश में कोई भी चीज़ तब आगे चलती है जब विकास होता है, और विकसित प्रदेश अगर नहीं है आपका तो मैं समझता हूँ आपके सारे परिश्रम अथक रह जाते हैं। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ से लगता है और सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट एनसीआर का हरियाणा है। तो आम आदमी जो न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का आता है तो निश्चित तौर पे हरियाणा के लोगों से कहीं न कहीं संपर्क में जरूर आता है, और वहाँ से वो आकलन करता है कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा है, वो इतना अगर विकसित है तो ये देश तरक्की कर रहा है। अगर यहाँ किसी तरह की हमें बैकवर्डनेस या कमजोरी नज़र आती है तो एक बैड इंप्रेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। हमारा प्रथम ये प्रयास रहेगा कि हम दिल्ली के नज़दीक होने के नाते हरियाणा को उसी तरक्की के मोड़ के ऊपर लेके जाएं, ताकि हिंदुस्तान के हर आदमी इस बात को एक प्रेरणा के रूप में ले कि ये देखिए तरक्की देखनी है तो आप हरियाणा को देखिए। जो बहुत से भाई आज गुजरात की बात करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ जिस दिन हमारी केंद्र और प्रदेश में सरकार होगी उस दिन सबको भुला देंगे, हरियाणा याद रहेगा। क्या रावदान सिंह को लगता है कि महिला आरक्षण बिल बनवाकर, कानून बनवाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है? क्योंकि अब आप कहेंगे कि आपके दौर में इसकी शुरुआत हुई थी, चर्चाएं हुई थी, ये सब मानते हैं, लेकिन लोग जो है, दुनिया जो है राव साहब, वो आपकी कोशिशों को नहीं आपके नतीजों को सलाम करती है। नतीजे लेकर आ गई बीजेपी, तो क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा? देखिए, कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि महिलाओं की बहुत बड़ा रोल है, बिना महिला के सृष्टि नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन। महिलाओं को सम्मान देना हमारा एक तरह से लक्ष्य रहा है कांग्रेस का, और हमें गर्व है इस बात का कि स्वर्गीय राजीव जी ने यहाँ पर सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देके ये साबित कर दिया था कि जो सही महिलाएं आज तक अपने अधिकार से वंचित रही हैं, उन्हें पंचायत के माध्यम से सत्ता में आने का मौका दें। आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक इशू को काटने का प्रयास किया है कि लोगों की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता कांग्रेस की तरफ बढ़ती है, उसके अंदर इस तरह की कोई बात लेके आई जाए कि यहाँ से इनके ये लगने लगे कि आज शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उसका वर्चस्व मिल सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात का कानून बनाया गया है, लेकिन आप ये देखिए वो लागू कब होगा? पहले तो सेंसस पर रोक, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, कब से नई सेंसस होगी, फिर आपके बाद डिलिमिटेशन होगी, फिर नोटिफिकेशन के बाद में आपको तय किया जाएगा कि इस महिला को इस क्षेत्र के अंदर प्रतिनिधित्व देने की बात की जाएगी। यानी 10 साल तो सीधे मान के चलिए
और सेंसस के अंदर पहले भी हमारी 5-5 साल 10-10 साल देरी हुई है। अगर वो देरी हो जाती है तो और 10 साल पीछे चला जाएगा। तो उसका अर्थ क्या हुआ? खाली आपको संरक्षण या आरक्षण देना था तो आज कानून पास किया है, 1 महीने, अभी तो 6 महीने हैं आपके इलेक्शन के लिए, इसी योजना में दे सकते थे वो। इसलिए उनकी जो कथनी और करनी है उनमें अंतर नजर स्पष्ट आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, हम हमेशा महिलाओं के हक की बात को आगे रखना चाहते हैं और आगे रखेंगे भी। मैं गारंटी से कहता हूँ, कांग्रेस ने जो महिलाओं के हित की बात सोची है वो शायद किसी दूसरी पार्टी ने अभी तक नहीं सोची। लेकिन आपको नहीं लगता राव साहब की एक ही झटके में आधी आबादी को साध लिया है बीजेपी ने? नहीं, उसके अंदर हम भी तो है ना, खाली बीजेपी नहीं है, सभी पार्टियां हैं। और जब सभी पार्टियों के रेशियो देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और हम खिलाफ कहाँ हैं? हम तो हक में हैं। हमने महिला आरक्षण के साथ में समर्थन दिया है, हमने विरोध कहाँ किया है? लेकिन बीजेपी के पास दलील ये है कि कांग्रेस साथ तो दे रही है लेकिन शर्तें भी लगा रही है उसमें कि उस आरक्षण में आरक्षण दीजिए ओबीसी के लिए। नहीं, वो तो उन्होंने जब लागू नहीं किया तब हमने मांग उठाई कि आपको अगर आरक्षण देना था तो अभी इसी इलेक्शन में दें और उसके अंदर ये पहले से सर्टिफाई करके दें कि ये जो है ना आरक्षण की सीटें होंगी। उसके लिए कोई जिक्र नहीं किया, उसको लगा दिया आपने सेंसस पे और डिलिमिटेशन पे। उस बात के लिए कहा हमने जी। लेकिन आप भूल गए राव साहब कि बहुत साल पहले सोनिया गांधी जी ने खुद ही ये कहा था कि ओबीसी जैसी चीज, ओबीसी आरक्षण जैसी चीज महिला आरक्षण में नहीं होनी चाहिए, जब कांग्रेस की तरफ से इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता था। तो आप लोग अपने विरोधियों को खुद ही मौका दे देते हैं बात करने का। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जब 87 का माहौल था, 77 का माहौल था, उस टाइम पे मंडल कमंडल की बात चली थी। आज मंडल कमंडल ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ का नजरिया है। आज हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो राहुल जी की एक नीति है कि वो सबको देखने के लिए जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति का कितना अधिकार है। इसलिए उन्होंने कास्ट सेंसस के लिए बात की है, इसीलिए उन्होंने ओबीसी के आरक्षण की बात कही है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा विजन है उनका, जिस विजन के आधार के ऊपर वो बात करना चाहते हैं। जी राव साहब, मुझे यकीन है कि अभी हमारी और आपकी जो चर्चा हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, हरियाणा की जनता के सामने एक विजन, एक पर्सपेक्टिव जरूर क्लियर होगा कांग्रेस का कि कांग्रेस इस चुनाव में क्या चाहती है। और चुनावी माहौल है राव साहब, सारे सियासी विरोधी एक दूसरे को जज भी करते हैं, एक दूसरे को बारीकी से समझने भी कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जाहिर नहीं करते एक दूसरे पर। आपने जिस तरह से अपना कद बढ़ाया है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और जिस तरह से पिछले दिनों आपकी सरगर्मियां रही हैं, मुझे यकीन है कि आपके सियासी विरोधी भी आपको यूं समझने में कामयाब हो गए हैं कि परिंदों को मिलेगी कामयाबी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए राव साहब। धन्यवाद। लेकिन साथ में मैं भी कहना चाहता हूँ कि इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो माफी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। तो अभी हमारा विजन बाकी है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया रावदान सिंह जी, आपने अपना समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको बस मैं यही गुजारिश करूंगी, आप मंच पर रहिएगा। और रावदान सिंह को सम्मानित करने के लिए खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी और इनके साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल मनचंदा जी मंच पर आएंगे। अनिल मनचंदा जी मंच पर आइएगा, सम्मानित करेंगे। तो रावदान सिंह को सम्मानित किया जा रहा है एक मोमेंटो देकर। बहुत शुक्रिया रावदान सिंह जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। इस मंच पर एक विस्तार से चर्चा हुई है विजन की कि आखिर 24 में कांग्रेस क्या विजन लेकर चल रही है, तमाम वो मुद्दे जो आजकल चर्चाओं में हैं उन मुद्दों को लेकर क्या राय रखते हैं और आने वाले दिनों में राजनीति की दशा और दिशा इनके हलके में क्या नजर आती है। बड़ी बात यह भी है कि इस चर्चा से ये भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, वार पलटवार का एक दौर चल रहा है, 24 में ये मुद्दा भी रखेगा। तो तमाम वो मुद्दे जो आम जन से जुड़े हैं उनमें महिलाओं से जुड़ा ये मुद्दा बेहद खास है। और इस खास मुद्दे के साथ ही हमने इस चर्चा का अंत किया है।